हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BNIS ऑफिसर। आज की टू एनहांस योर वोकैबुलरी सीरीज़ का हमारा डे 10 है और इससे पहले हम लोग 9 दिनों तक ये सीरीज़ अपने चैनल पर चला चुके हैं। अगर आप पहली बार आज हमारे चैनल पर आए हैं तो उन 9 वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनमें 45 ऐसे न्यू डिफरेंट यूनिक वर्ड्स बताए हैं जो हो सकता है आपकी वोकैबुलरी में अब तक ना हो, और अगर आप उनको समझना चाहें तो वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हर बार की तरह एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि अगर आप रोज़ किसी भी लैंग्वेज के 5 नए डिफरेंट वर्ड सीखते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप उस लैंग्वेज के 1825 नए वर्ड सीख जाओगे। और इस तरीके से आपकी, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी और आपको बोलने में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके पास नए नए शब्द होंगे अपनी बात को कहने के। तो आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एलिजिबल। एलिजिबल एक एडजेक्टिव है एलिजिबल। इसका हिंदी मीनिंग होता है योग्य। आप इंग्लिश में इसको एंटाइटल्ड कह सकते हो। इसके सिनोनिम्स होते हैं परमिटेड या फिर अलाउड। एलिजिबल का मतलब होता है बेसिकली कि आप किसी काम को करने के लायक हो, आप कोई काम कर सकते हो, आपको वह काम करने की परमिशन है, आपको किसी ने अलाउ कर दिया है कि आप वो काम कर सकते हो। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, यू आर एंटाइटल्ड टू डू दैट, आपको वो काम करना है। एंटोनियम होते हैं इसके इनएलिजिबल, यानी कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, या फिर यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट, आप वो काम नहीं कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, आप वो काम करने के लायक नहीं हो, या फिर यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आप उसके योग्य नहीं हो। एग्जाम्पल सेंटेंस होते हैं हमारे पास, He was eligible for re-election after the lapse of a fortnight। fortnight मतलब 15 डेज का टाइम को हम fortnight कहते हैं। और eligible हो गया एक इंडिविजुअल, he was eligible for re-election, 15 दिनों के बाद वो जो इंडिविजुअल था वो री-इलेक्शन करने के लिए एलिजिबल हो गया। ये आप यहाँ पर कह सकते हो। या फिर कई बार जैसे कि हमें एलिजिबल बॉयज़ चाहिए शादी के लिए, ऐसे आपने वो देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, या फिर आपने जॉब की एलिजिबिलिटीज़ देखी होंगी, कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी आती है कि कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकता है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब दूसरा वर्ड है हमारे पास एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मुक्त करना, फ्री फ्रॉम। इसके सिनोनिम्स होते हैं एग्जेम्प्टेड या फिर स्पेयर्ड। आपने एग्जेम्प्टेड ये जो टर्म है ये आपने ज़्यादातर चार्जेस या फिर टैक्सेस के बारे में सुना होगा कि इन लोगों के लिए ये टैक्सेस एग्जेम्प्ट होते हैं, ये चार्जेस से इनको एग्जेम्प्ट रखा जाता है। तो इसका मतलब उनको छोड़ा जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उनसे कोई भी चार्जेस नहीं वसूले जाते, नहीं लिए जाते, नहीं कलेक्ट किए जाते। स्पेयर का मतलब होता है, आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि बोलते नहीं, हम गुस्से में होते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई वॉन्ट स्पेयर यू। तो मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फ्री नहीं करूंगा, ये होता है स्पेयर का मतलब। अगर आपको अब किसी को, वैसे तो किसी को ऐसे कहना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कभी भी किसी को किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। बट एज एन इंग्लिश टर्म मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कभी बोलना है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो आई वॉन्ट स्पेयर यू, इस तरीके से। एंटोनियम लाइबल टू, मतलब आपको वो काम करना ही करना है। एग्जाम्पल सेंटेंस होता है इसका, दीज पेशेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल चार्जेस। आपको पता होगा जैसे कोविड-19 के टाइम में, ये पेंडेमिक का टाइम है एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जितने भी लोग हैं जो इसका खर्चा नहीं उठा सकते, तो हॉस्पिटल्स उनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे कोई भी चार्जेस हॉस्पिटल्स नहीं ले रहे, उनके चार्जेस को एग्जेम्प्ट कर दिया जा रहा है, उनको बिल्कुल उनसे मुक्त कर दिया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है एंड उनको कोई भी चार्जेस पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज का हमारा तीसरा वर्ड है अपहोल्ड। अपहोल्ड एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कायम रखना। कायम रखना को इंग्लिश में आप कह सकते हो मेंटेन। जैसे कि कोई भी चीज़ को मेंटेन रखो, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखो, उसको अपहोल्ड रखो, उसको फॉलो करो। सिनोनिम्स होते हैं इसके सस्टेन या फिर कंटिन्यू। जैसे कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना होगा, जहाँ पे मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखो, मतलब बचा के रखो, उनका ध्यान रखो। एंटोनिम होता है इसका अबंडन। अबंडन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना। जैसे कि जब राम जी अपने घर की लग्जीरियस लाइफ को छोड़कर गए तो श्री राम या फिर द राम या लॉर्ड रामा अबंडन हिज लग्जीरियस लाइफ, ऐसे आप कह सकते हो। अबंडन मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ देना।
एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, दे अपहोल्ड अ ट्रेडिशन ऑफ नॉट कॉजिंग डिस्ट्रेस टू लिविंग क्रिएचर्स। उन्होंने ये जो ट्रेडिशन था उनके घर का, या फिर ट्रेडिशन होता है कि आप लिविंग क्रिएचर्स को चोट ना पहुंचाओ, उनको डिस्ट्रेस ना पहुंचाओ, तो उन्होंने इसको कायम रखा, उसको मेंटेन रखा, उसको सस्टेन रखा। और जैसे कि हम लोग भी हमारे घर के जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। जब हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसको हम उस तरीके से मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ बड़े बूढ़े लोग मनाया करते थे, हमारे पूर्वज जैसे उस चीज़ को मनाते थे, हम उन ट्रेडिशंस को अपहोल्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माउंट। माउंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बढ़ना, मतलब इंक्रीज। सिनोनिम्स है इसके ग्रो एंड राइज, ठीक है, ग्रो एंड राइज इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम है इसका डिक्रीज, मतलब कम होना। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, द कॉस्ट माउंटेड व्हेन आई बॉट अ होम। जैसे ही मैंने एक घर खरीदा वैसे ही कॉस्ट जो थे वो बढ़ गए, वो इंक्रीज हो गए, उनमें बहुत ही ज़्यादा उछाल आया, वो बहुत ज़्यादा राइज हो गए। ठीक है, हमारे वीडियो का आज का लास्ट वर्ड करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार आज हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में हम आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने में हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ। और आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री एक ऐसा वर्ड है जो हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने सुना हो, बट कई बार होता है कि हम इसका जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो नहीं बना पाते, तो फिर भी आप इस वर्ड को सुनिए। सेटिस्फैक्ट्री एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, किसी भी नाउन से पहले आप एक एडजेक्टिव को लगाते हो। इसका हिंदी में मीनिंग होता है संतोषजनक, कंटेंटेड। जब आप पूरी तरीके से, आपको संतोष आ गया, आपको पूरी तरीके से विश्वास आ गया, आपने मान लिया उस चीज़ को। एडिक्वेट कह सकते हैं, सफिशिएंट कह सकते हैं इसको हम यहाँ पर, और इसको आप इनफ भी कह सकते हो। इनफ, इनफ इज़ इनफ आपने सुना होगा ना कभी कभी, जैसे आपने कभी अगर आप टीवी देखते हो या फिर कोई सीरीज़ देखते हो उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स आ रहे हो, तो अगर किसी को कहना है बस बहुत हुआ तो बोला जाता है इनफ इज़ इनफ, मतलब बहुत हो गया। एडिक्वेट का मतलब होता है पूरी, कंप्लीट, पूरी मात्रा में, या फिर इनफ, सफिशिएंट भी आप उसको कह सकते हो एडिक्वेट को। सिनोनिम्स होते हैं इसके ऑल राइट या फिर एक्सेप्टेबल। संतोषजनक स्थिति वही होती है जब हमें सब कुछ एक्सेप्ट होता है, हम लोगों ने सब कुछ मान लिया होता है कि भाई जो भी हो रहा है दैट इज ऑल राइट, हमने ठीक है जो हो रहा है, ठीक है। एंटोनिम है इसका अनसेटिस्फैक्ट्री। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब जो भी हो रहा है हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, ही डिड नॉट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई। मान लो कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो और आप चाहते हो कि वो इंडिविजुअल आपको सीधा सीधा बात में जवाब दे दें, बट वो बात को घुमाए जा रहा है एंड ही और शी इज़ नॉट गिविंग यू सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई। तो ये कह सकते हो कि ही डिड नॉट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई, मतलब कोई ऐसी बात नहीं कही जो आपको एक्सेप्टेबल हो, जो आपके लिए ऑल राइट हो। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ यही 5 वर्ड्स। आगे मिलेंगे अपने कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।